बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब प्रोग्राम बोलो के साथ सलमान हैदर। वैसे तो आजकल पाकिस्तान की सियासत में इतना तगय्युर हो चुका है, अब ये भी पता नहीं चल रहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड कोई जमात किसी जमात से मांग रही है, एस्टेब्लिशमेंट से मांग रही है या अदलिया से मांग रही है। बहरहाल अगर बादियो नज़र में बात करें तो हकीकतन पिक्चर इस वक्त जो ड्रॉ हो रही है ना, पाकिस्तान के 3 बड़े ओहदों पर ना मुबैना तौर पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ के 3 बड़े दुश्मन ही इस वक्त आके हो गए। इमरान खान साहब की ख्वाहिश तो थी शायद कि ये लोग ना होते, वो जनरल आसिम मुनीर हो। कहा जाता है कि वो उन्हें आर्मी चीफ नहीं देखना चाहते थे, चाहे इसके कि कई बार वो उसकी तरदीद कर चुके हैं। उन्होंने मीडिया मुहिम के अलावा धरने तक दिए मगर नाकाम रहे, और आज की तारीख में जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के आर्मी चीफ। दूसरी तरफ जस्टिस काजी फाइज ईसा थे, जिन्हें यह कहा जाता है कि वो कभी चीफ ऑफ आर्मी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान देखना नहीं चाहते थे, और उन्हें सुप्रीम कोर्ट से निकालने के लिए जारी बात एक अदद रेफरेंस भी दायर किया गया था। उसकी भी तरदीद उन्होंने एक जगह पर जाके की कि मुझे अगलों ने कहा था, बड़ों ने कहा था, एस्टेब्लिशमेंट ने कहा था, या जिसने भी कहा था। बहरहाल उन्होंने ये सब बात की, मगर इसमें भी वो नाकाम रहे, और आज जस्टिस काजी फाइज ईसा पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बन चुके हैं। अब रह गया है तीसरा बड़ा ओहदा, और तीसरे ओहदे में बहुत से लोग शामिल हैं। ए टू जी में से भी कई किरदार हैं, सियासत में भी कई किरदार हैं, जरदारी से भी मुतल्लिक कह चुके हैं और नवाज शरीफ साहब से मुतल्लिक भी कह चुके हैं। लेकिन हाँ, ये तीसरा बड़ा ओहदा, तीसरा बड़ा दुश्मन अगर सिर्फ नवाज शरीफ साहब की हद तक करें तो वो उन्होंने वापसी के लिए अपना बिस्तर शिस्तर हर चीज़ बैग शैग बांध लिया। इमरान खान साहब चाहते थे कि कभी अब वो दोबारा वज़ीर आज़म नहीं बने। खैर, उनको भेजा भी खुद उन्होंने, और हुकूमत और सियासत नवाज शरीफ को चोर साबित करने में काफ़ी वक्त सर्व करती रही। आज का सियासी मंजरनामा यह है कि इमरान खान खुद जेल में बैठे, और नवाज शरीफ साहब का ऐलान यह है कि 21 अक्टूबर को वो पाकिस्तान आ रहे हैं। अब ये देखना है कि क्या नवाज शरीफ आइंदा इलेक्शन जीतकर चौथी बार वज़ीर आज़म हो सकेंगे, और क्या ये मुमकिन भी हो सकेगा कि नहीं। अगर ऐसा हो गया तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए सारी बात है। वैसे भी आजकल दिन बुरे चल रहे हैं, क्या इससे बुरा दिन भी कोई हो सकेगा। यह अहम तरीन इशूज़ हैं, और स्पेशली आज कुछ यू टर्न्स भी हुए कुछ सियासी जमातों की तरफ से, जो इमरान खान साहब को कहते थे कि बहुत बड़ा यू टर्न है। इन तमाम चीज़ों पे बात करिए। मेहमानों से आपका तारुफ कराऊँ, अली गौहर बलोच, रहनुमा मुस्लिम लीग नून हमारे साथ होंगे जी, रहनुमा पीपल्स पार्टी सेनेटर बहरहमन तगी, और अम्बार मसूद सीनियर तजियाकार, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, और बहुत सी चीज़ों की रखते हैं, और कहा जाता है कि पस पर्दा देखने की भी सलाहियत रखते हैं। ये तमाम चीज़ें उनके सामने रखते हैं। तो सबसे पहले जी अली गौहर बलोच साहब, आपसे बात कर लेते हैं। इस बारी कंफर्म है 21 अक्टूबर को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, और ये भी कंफर्म है कि आपको तमाम लेवल प्लेइंग फील्ड मुयसर आ गई है, आपको किसी किस्म का, किसी इदारे से, किसी सियासी जमात से कोई गिला नहीं है। नवाज शरीफ साहब इंशाल्लाह 21 अक्टूबर को आ रहे हैं, और कल इस सिलसिला में हमारी एक पार्टी मीटिंग हुई, जिसमें पार्टी के तमाम अहदेदार मौजूद थे, साबिक पार्लियामेंटेरियन मौजूद थे, टिकट होल्डर मौजूद थे। और ये मीटिंग जो थी, ये मरीम नवाज साहिबा ने और हमजा शबाज साहब ने जो है वो मतलब है कि उसमें ब्रीफिंग दी, और पार्टी की दीगर सीनियर क़यादत भी मौजूद थी। और मैं समझता हूँ कि आपका जो सवाल ये था कि नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उनके इस्तकबाल की तैयारी शुरू होगी। ठीक दूसरी है, मेरा बात दूसरा ये है, सवाल था, दूसरा हिस्सा भी बता दें जरा। जी जी, आप सवाल रिपीट कर दें। लेवल प्लेइंग फील्ड के आपको कोई गिला शिकवा नहीं है किसी सियासी जी जी, जमात से, किसी इदारे देखिए से, किसी एस्टेब्लिशमेंट से, किसी अदलिया से, यानी आप बिल्कुल पुरसकून है कि पाकिस्तान में बेस्ट मौका है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के आने का, बेस्ट मौका है चौथी बार वजीर आज़म बनने का, बेस्ट मौका है पूरे पाकिस्तान से मुस्लिम लीग नून के सीटें निकालने का, ये बेस्ट मौका है, कोई जी रुकावट जी, नहीं है। हम ये समझते हैं कि जो पिछले 3.5 साल के अंदर जिस तरह से कि एंट्रो में आपने नवाज शरीफ साहब की तकरीर सुनाई, ये वही तकरीर थी जो उस मीटिंग के दौरान मियां नवाज शरीफ साहब ने तमाम पार्टी के अहदेदारों से की। और उसमें उन्होंने तफसील के साथ बता दिया कि इस पाकिस्तान को इस नहज पर पहुंचाने के जिम्मेदारान कौन कौन हैं, और पाकिस्तान को किस नहज पर पहुंचाया। और हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अवाम बखूबी उन चेहरों के बारे में जान चुके हैं, उनके सामने वो चेहरे बेनकाब हो चुके हैं, जिन्होंने कि 2018 के इलेक्शन चोरी किए, जिन्होंने वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करने के लिए सहूलतकारी का किरदार अदा किया, जिन्होंने पाकिस्तान को सियासी और माशी तौर पर तबाहकारियों की तरफ ले मेरा ख्याल है जाया। अली गौर साहब, अब वो समझ में आ गई। मैं कह रहा हूँ प्रेजेंट टेंस में वो तमाम हर्डल्स खत्म हो चुकी हैं। देखिए, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि जाहिर है कि अब इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है, वो इलेक्शन अनाउंस करेंगे। मैं समझता हूँ कि जाहिर है कि जब इलेक्शन होंगे उससे पहले ही ये कह देना कि उस इलेक्शन में हमारे साथ ये ज्यादती हो जाएगी, ये ज्यादती हो रही है,
ये तो अब इलेक्शन में जाएंगे तो पता चलेगा कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है या नहीं हो रही। लेकिन ठीक है हम जी। तवक्को करते हैं कि काजी फायद ईसा साहब एक ऑनेस्ट बंदे हैं, और जिस तरह का कि हमारी निगरान हुकूमतें कायम हो चुकी हैं, तो मैं समझता हूँ कि उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले इलेक्शन जो हैं वो इत्तेफाक होंगे। हाँ, ठीक है। उन इलेक्शन के बाद कोई भी पार्टी जो है वो बरसर इक़्तिदार आती है, उसको आने वाला ठीक है। पाकिस्तान का निज़ाम चलाना चाहिए। उसके ठीक। लिए हम भी एक पार्टी की हैसियत से बिल्कुल तैयार हैं। इलेक्शंस आज अनाउंस कर दें इलेक्शन कमीशन, हमारी तैयारी इलेक्शन में जाने के लिए है। फैसला ठीक है। अवाम के पास है कि उन्होंने वोट किसको चलिए ठीक है, देना फैसला आवाम के है। लिए। मैं लेकिन पीपल्स पार्टी को भी शामिल करता हूं। बहराम तंगी साहब, कल तक बिलावल साहब ये कहते थे कि पाकिस्तान में सिर्फ एक ही जमात है जिसको लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा रही है, और वो है मुस्लिम लीग नून। और आज जब किसी ने बारहा से सवाल कर लिया कि मुस्लिम लीग नून को ही दी जा रही है, तो फिर आप किससे लेवल प्लेइंग फील्ड मांगते हैं? तो मेरा ख्याल है कि आज उन्होंने स्टांस चेंज किया। उन्होंने कहा मैं मुस्लिम लीग नून से लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहा हूं। तो मुस्लिम लीग नून इस कैपेसिटी में है कि वो किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड दे? मुस्लिम लीग नून ने बिलावल साहब को कोई जलसे निकालने से, रैलियां करने से या कॉर्नर मीटिंग करने से मना किया है? कोई हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है क्या? उनके उम्मीदवारों को खरीदा जा रहा है? कुछ ऐसा हो रहा है? किससे मांग रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलमान बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की दो बातें रिकॉर्ड पे हैं। एक तो वो डिमांड करते हैं कि इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो इलेक्शन की अनाउंसमेंट करे और 90 डेज में इलेक्शन हो। एक ये मुतालबा है जो कि कानूनी, आईनी और दस्तूर के मुताबिक है। ना वो गाली देते हैं, ना वो टकराव करते हैं, ना वो चढ़ाई करना चाहते हैं। दूसरी ये है कि लेवल प्लेइंग फील्ड के बारे में जब मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बात करते हैं, तो 2018 में केपी में आप देख लें कि वहां पे दहशतगर्दी हो रही थी, धमाके हो रहे थे। और इस वक्त जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बात करते हैं, तो आने वाले इलेक्शन के लिए अगर उसका मुतालबा है कि ऐसा माहौल प्रोवाइड करे कि तमाम जमातें, सियासी जमातें जो इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं या इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते, उनके लिए माहौल साजगार हो, इक्वल फिटिंग पे हो और किसी को उंगली उठाने की बात नहीं है। तो कौन सा बिलावल भुट्टो माहौल मांग जरदारी रहे हैं साहब जो की इलेक्शन बात दोनों कमीशन ने क्लियर देना है है? सर, कि कौन सा माहौल, कौन सा माहौल है जो इलेक्शन कमीशन ने देना है, और जो मांग आप मुस्लिम देखिए लीग नून से रहे हैं हकीकत में देना किसी और ने है? कि मैंने वो स्टेटमेंट अभी नहीं सुनी है कि मुस्लिम लीग नून से प्लेइंग फील्ड मांगा है। लेकिन अगर उनकी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की अगर सोच है तो वो ये है कि किसी को, जैसे अवामी नेशनल पार्टी 2018 में वो कह रहे थे कि हमें चार दीवारें तक महदूद किया, और वाकई उनके बहुत ज्यादा लोग शहीद हो चुके थे 2018 में। 2018 मेरा 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 ख्याल है बहरमन में तंगी जब साहब, आपको मुख्तलिफ ना बिलावल साहब की ना जमातें फ्रेश स्टेटमेंट का थोड़ा अंदाजा नहीं है। वो जो अवामी नेशनल पार्टी कह रही थी, वो भी पाकिस्तान के ताकतवर हल्कों एस्टेब्लिशमेंट को कह रही थी। 2 दिन पहले तक बिलावल साहब भी ये कह रहे थे, आज मुस्लिम लीग नून से मैं मुतल्लिक कह रहे हैं। सलमान साहब, मैं 2018 की बात कर रहा हूं। और अभी जो अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, ये स्टेटमेंट तो मैंने अभी नहीं सुनी कि उसने मुस्लिम लीग नून ठीक। से मांगा है। लेकिन तकरीबन फॉर द लास्ट 2-3 ईयर्स, थ्रू 2-3 डेज, 1 वीक से वो कैंपेन पे है। वो मुख्तलिफ शहरे जाते हैं और अवाम उनका ठीक है। इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, एक उसी कंपेन हिस्टोरिकल में 3 इस्तेमाल स्टेटमेंट्स करते हैं बदल लोग गई है ना, साहब। उसी कंपेन के दौरान बदल गई है। खैर, मैं अमार भाई आपको शामिल करता हूं। अमार भाई, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब एक खास नारे के साथ आ रहे हैं, जो पिछले कुछ अरसे के लिए खामोश था। उस नारे पे बात नहीं हो रही थी, इशारे को नारे में जरूर हो रही थी। अब बाकायदा उन्होंने एक बार फिर कमर जावेद बाजवा साहब का नाम ले लिया, फैज हमीद साहब का ले लिया, साकिब निसार साहब का ले लिया, आसिफ खोसा साहब का ले लिया। साकिब निसार और आसिफ खोसा तो समझ आती है कि उनको कोई सपोर्ट करने के लिए मौजूद नहीं है। एक बार उन्होंने कोशिश जनरल परवेज मुशर्रफ साहब के एहतसाब के हवाले से भी की थी। उस वक्त बाजवा साहब ने कहा था कि ये मेरा चीफ रहा हुआ है। और अब बाजवा साहब का एहतसाब करें, जो रिटायरमेंट के बाद मौजूदा आर्मी चीफ के साथ एक साथ वाली नशिस्त के अंदर बैठे हुए पाए जाते हैं। तो ऐसा नहीं लगता कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने किसी से माजी में कोई सबक नहीं सीखा, या ये चीजें क्लियर कर ली गई हैं कि मैं इस नारे के साथ आऊंगा? मैं जिस नवाज शरीफ को जानता हूं, कोई भी मामला हो वो आइन की किताब निकाल लेते हैं, और आइन की किताब निकाल के फिर कहते हैं कि जो चीज़ इसके मुताबिक है वो ठीक है, जो इसके मुताबिक नहीं है वो ठीक नहीं है। इसी तरह जो कुछ 2018 में हुआ वो आप सब जानते हैं आइन के मुताबिक नहीं था। आपको ये भी पता है कि उसके पीछे फ्रंट पे कौन था, उसके पसे पर्दा किरदार कौन थे।
नवाज शरीफ साहब ने गुजरांवाला में जो तकरीर की थी, आज तक उस वक्त जब जनरल बाजवा का नाम लिया था, उस वक्त जो शोर गोगा वहां पर था, जो लोगों में जोश था, वो लोगों को आज तक नहीं भूलता। मैं नहीं समझता कि जनरल बाजवा का नवाज शरीफ साहब एहतसाब कर सकेंगे। हालांकि मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि उनका एहतसाब जरूर होना चाहिए। हर वो शख्स जो आइन के मुनाफी हरकत करता है, हर वो शख्स जो जमहूरियत कुछ सोच रखता है, हर वो शख्स जो पार्लिमान की तौहीन करता है, उसका एहतसाब जरूर होना चाहिए। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि जनरल बाजवा का एहतसाब नवाज शरीफ कर पाएंगे। हाँ, अलबत्ता इसको एक सियासी नारे के तौर पर जरूर इस्तेमाल कर सकेंगे, और इस नारे को उन्होंने कामयाबी के तौर पर इस्तेमाल किया है। ये जो भी थोड़ा सवाल सा बन मुझे सकता यूं है लगता है, अमार भाई, ये भी बन सकता है सवाल मेरा इधर के हर उस शख्स का एहतसाब भी हो सकता है जिसको एक्सटेंशन भी खुद दी गई हो, जिसकी जमात की तरफ से दी गई हो, जी महज सियासी नारा नहीं। जिसको खुद अपॉइंट भी किया हो। अगर आप बिल्कुल ये कहना बिल्कुल। चाह रहे हैं तो वो बदकिस्मती से जनरल मुशर्रफ की अपॉइंटमेंट भी नवाज शरीफ ने की थी, और जी, जनरल बाजवा की अपॉइंटमेंट नहीं भी उसके बाद नवाज इमरान शरीफ ने खान की साहब के थी। दौर में उनकी एक्सटेंशन के अंदर भी इनका वोट शामिल था ना, मैं उसकी बात को जी जी, इक्विवेट कर रहा बिल्कुल हूं इसके साथ। एक्सटेंशन में रोल था। और वो जो है मुस्लिम लीग नून की जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट कैंपेन थी, उस कैंपेन के माथे पर एक कलंक का टीका है। ये तस्लीम करना चाहिए। इसको आप जिस तरह मर्जी जस्टिफाई करते रहे, देयर इज नो रीजन दैट दे कैन जस्टिफाई इट। असल में अब जब मियाँ साहब वापस आ रहे हैं ना, और जनरल बाजवा का उन्होंने नाम लिया, एंटी एस्टेब्लिशमेंट का नाम लिया, मेरी मियाँ साहब से एक दरख्वास्त ये होगी, उन्हें समझना चाहिए ये पाकिस्तान 4 साल इतना बड़ा अरसा नहीं होता मुल्कों की तारीख में। 4 साल सही, हो गए नवाज शरीफ साहब को गए हुए, लेकिन 4 साल में ये मुल्क बहुत बदल गया है। बहुत अब बदल। कोई वोट की इज्जत का नारा नहीं लगा रहा, अब कोई एंटी एस्टेब्लिशमेंट कैंपेन नहीं कर रहा। अब हालात बहुत बदल गए हैं। अब सबसे बड़ा नारा ये है कि बिजली का बिल कैसे अदा होगा, गाड़ी या मोटरसाइकिल में पेट्रोल कैसे डलवाया जाएगा, बच्चों की फीस अदा करना स्कूल की सबसे बड़ा कारनामा है। तो ये मुल्क बदल चुका है। इस वक्त ना किसी नजरिए की सियासत की गुंजाइश है, ना किसी आइडियलिज्म की गुंजाइश है। इस वक्त अवाम को रिलीफ देना वाहिद हल है। नजरियात उस वक्त होते हैं, ख्यालात उस वक्त होते हैं, आइडियलिज्म उस वक्त पनप सकता है जब आपका पेट भरा हो, जब 2 वक्त की रोटी कमाना आपकी जिंदगी की महराज बन बेस्ट जाए। नारा क्या हो तो फिर सकता है? कौन सा कैश नजरिया है? कौन जी सा नारा ऐसा कैश कर सकती है मुस्लिम लीग नून जिसकी बिना पर आपको लगे कि ये कैश होता हुआ भी नजर आता है, पाकिस्तान की आवाम के अंदर बहुत सलाहियत करता हुआ भी नजर आता है? इतनी जख्मी, जी इतनी कमजोर, इतनी नहीफ आवाम जो पिछले कुछ महीनों के अंदर हो गई है, उसको थोड़ी ताकत मिल सके, ऐसा कौन सा नारा है और काबिल अमल नारा है, वो बताइए। बहुत बहुत अच्छा सवाल है। और मेरी कुछ रहनुमाओं से मुस्लिम लीग के बात भी होती रही। देखिए, एंटी एस्टेब्लिशमेंट तो का इस्तारा तो अब इमरान खान बन गया। अब सही है या गलत है, बन गए हुए हैं वो। तो आप एंटी एस्टेब्लिशमेंट कैंपेन नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि हमारे दौर में जो है पेट्रोल 65 रुपए लीटर था, इसलिए कि लोग आपका वो वाला दौर भूल गए हैं। लोगों को ये वाला दौर याद है जो शहबाज शरीफ का 16 माह गुजरा है, और जहां पर लोगों की अजियत में इजाफा हुआ है। मुस्लिम लीग नून का हमेशा से ये समझा जाता था कि जब भी ये हुकूमत में आएंगे, मेगा प्रोजेक्ट्स करेंगे, लोगों की जिंदगियां बेहतर करेंगे, रोजगार होगी, डॉलर की तरसील आसान होगी, और अपने रुपए की कदर बढ़ेगी। लेकिन शहबाज शरीफ के 16 माह के दौर ने ये सारी गलत फहमियां दूर कर दी हैं। अब लोग शहबाज शरीफ और इसहाक डार के नाम से खौफजदा हैं। तो इट इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क कि ये लोग कौन सा नारा क्वाइन करते हैं। मेरे ख्याल में सारे कारतूस चल चुके हैं। मगर अमार भाई इससे पहले कि मैं ब्रेक में जाऊं, डॉलर का रेट तो आर्मी चीफ नीचे लेके आए हैं, तो दी बेस्ट सूट तो आर्मी चीफ करता ना पाकिस्तान को। जी बिल्कुल। ये जो इस वक्त जो जी कुछ जी काम बिल्कुल। हो रही है, ये जो हमारी स्मगलिंग तो निगरान आर्मी हुकूमत चीफ है, ने रोकी, ये वो तो जी 16 महीने में ये मेरी कुछ नहीं बात कर सके, ना इमरान खान साहब कर सके। ये सब चीजें तो वो हो रही हैं। जो 2 नंबर पेट्रोल है ईरान से, वो फौज रुकवा रही है, वो उनकी ताकतें रुकवा रही है, स्मगलिंग वो रुकवा रहे हैं, बिजली चोरी वो रुकवा रहे हैं। तो ये तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के सियासतदान सिर्फ बातें करने और नारे के लिए और कोई ना कोई बयानियां तराशने के लिए हैं। असल काम जो कर रहे हैं वो करने वाले कर रहे हैं। मेरे ख्याल में ना ये इंप्रेशन ज्यादा कवी हो गया है मौजूदा निगरान हुकूमत में। इस निगरान हुकूमत की थोड़े दिनों की कारकर्दगी है,
इस पे मायूसी के सिवा किसी और चीज का इजहार नहीं किया जा सकता। ये एक रटू तोते की तरह चल रहे हैं, जो आर्मी चीफ बयान देते हैं उसको रिपीट कर देते हैं अपने अल्फाज में। अगर वो बिजनेसमैन से मिलते हैं कराची में, लाहौर में, ये रावलपिंडी के बिजनेसमैन से मिलना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि 9 मई एक बहुत बड़ा सानिया था, ये भी रिपीट करना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं स्मगलिंग नहीं होनी चाहिए, ये भी कह देते हैं। तो आप आर्मी चीफ के तर्जुमान नहीं है, आपसे तवक्कुआत थी कि आप कुछ डिलीवर करेंगे और वो तवक्कुआत पूरी होती नजर नहीं आ रही। ठीक है, ठीक है। मैं इससे पहले कि अली गौहर साहब के पास जाऊं, नवाज शरीफ साहब की आमद और वो जो 10 लाख अफराद वो लेके कहाँ से आनी है, और वो क्या तरीकाकार होगा कि लगे भी टीवी पे, चाहे पसंदीदा शॉर्ट्स लगा के भी लगे, लेकिन पता चले कि वाकई नवाज शरीफ साहब को 10 लाख अफराद लेने के लिए पहुंचे हैं। एक अहम तरीन सवाल होगा इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। अली गौहर साहब, इतलात कंफर्म हो चुकी है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ना एयरपोर्ट से लेने के लिए उनको पब्लिक नहीं पहुंचेगी, कि 10 लाख अफराद एयरपोर्ट तक पहुंच नहीं सकते, पूरा निज़ाम दरम बरम हो जाएगा और अब वो हेलीकॉप्टर के ज़रिए आएंगे मीनार पाकिस्तान में और वहाँ 10 लाख अफराद होंगे और जहाँ उनका फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल होगा। मुझे ये बता दें, ये 10 लाख अफराद आएंगे कहाँ से, ये जानना मेरा बहुत ज़रूरी है। और बताएं, क्या पीपल्स पार्टी की मुखालफत में आएंगे, बाजवा साहब की मुखालफत में आएंगे और जनरल फैज़ हमीद की मुखालफत में आएंगे, कि मुस्लिम लीग नून की पिछली 16 महीने की कारकर्दगी की मोहब्बत में आएंगे, ये कैसे आएंगे? देखें, आपका बड़ा रेलिवेंट क्वेश्चन है और उसमें आपने एक तनकीद भी की है। बुनियादी तौर पर बात यह है कि जो लोग हैं वो नवाज शरीफ साहब की मोहब्बत में आएंगे। वो नवाज शरीफ साहब की 13 से लेकर 17 साल 2017-18 तक चलने वाली हुकूमत की कारकर्दगी के लिए आएंगे। वो पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली की उम्मीद की किरण मियां नवाज शरीफ साहब को समझते हैं, वो इसलिए आएंगे। और वो पाकिस्तान के हर शहर, हर कॉर्नर, हर मोहल्ला, हर गांव और हर गली से इंशाल्लाह ताला आएंगे और दुनिया देखेगी और आप भी देखेंगे कि वो आएंगे लोग इंशाल्लाह। अच्छा, वो तभी होगा ना जब नवाज शरीफ साहब कहेंगे कि मैं 125 रुपए का डॉलर लेके आ रहा हूँ, वो कहेंगे कि मैं घी का डब्बा 750 रुपए का लेके आ रहा हूँ, वो कहेंगे ना, वो ये वादा तो करना पड़ेगा उनको, तभी आएंगे ना लोग। देखिए, बात ये है कि जब हमारी 2013 में हुकूमत बनी थी, उस वक्त भी पाकिस्तान को बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस थे। उस वक्त लोड शेडिंग का सबसे बड़ा मसला था, 20-20 घंटे की लोड शेडिंग होती थी। उस वक्त दहशतगर्दी का ये हाल था कि हमारी अफवाज के साथ साथ सिविल सोसाइटी के लोग, बच्चे, हमारी बहनें, कोई ऐसा तबका नहीं जो कि जिसकी शहादतें नहीं हुई इन वाकयात के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से आपने देखा कि वो 20-20 घंटे की लोड शेडिंग का खात्मा हुआ। पाकिस्तान में महंगाई की शरह उस वक्त 4% तक गई। उस वक्त डॉलर कंट्रोल रहा। उस वक्त आपने देखा सी पैक जैसे प्रोजेक्ट आपके मुल्क में आए। ठीक है सर, अब माजी नहीं ना, मुझे प्रेजेंट टेंस में ना बहुत तकलीफ है, प्रेजेंट टेंस में बहुत तकलीफ है। मैं इसका एक और नहीं, मैं इसके साथ एक क्वेश्चन कर लेता हूँ। बिल्कुल नहीं, मैं इसके साथ एक क्वेश्चन कर लेता हूँ, तफसील से जवाब दें आप, तफसील से जवाब दें। मैं आपसे क्वेश्चन एक पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान के कवानीन के तहत ना एब्सकाउंडर हैं, सजा याफ्ता हैं, दवा के लिए गए थे, एक स्टाम्प पेपर पर लिखवा के गए थे। तो यहाँ सब कुछ आने के लिए एयरपोर्ट पे उतरना, एयरपोर्ट से फिर चॉपर के जरिए मीनार पाकिस्तान में उतरना, वहाँ 10 लाख बंदों से खिताब करना, उसके बाद जाती उम्रा जाना, इस सब के लिए एक बहुत बड़ी डील रिक्वायर्ड है, बहुत बड़ी डील रिक्वायर्ड है। क्या वो तमाम डील्स कंफर्म हो गई हैं? पहली बात तो ये है कि इस बात को डील हरगिज नहीं कहा जा सकता। जो फैसला मरियम नवाज साहिबा के केस में आ चुका है, उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब की केस की हकीकत खुलकर सामने आ गई और हम तवक्को ये करते हैं और हमारी लीगल टीम ने बताया है कि उनको जो है वो अदालत में पेश होने के लिए अदालत से उससे पहले उन्हें बेल भी मिल जाएगी। जिस तरह के डार साहब को भी मिली थी, जिस तरह से सलमान शहबाज साहब को भी मिली थी। हाँ, नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त भी सरेंडर किया था कानून के आगे, जब उनकी अहलिया जिंदगी और मौत की कश्मकश में थी। आज भी नवाज शरीफ आकर अपने आप को कानून के आगे सरेंडर करेंगे। नहीं सर, मेरा कहने का मतलब है कानून और उस वक्त की बात और इस वक्त की बात में फर्क है ना।
अब मरियम बीबी के केस में तब हुआ था जब उनके चचा वजीर आजम थे ना, हमजा के केस में भी तब हुआ जब वालिद वजीर आजम थे, इसहाक डार साहब के केस में तब हुआ था जब उनके समधी के जी हाँ, उनके भाई के समधी हैं, यानी वो खुद वजीर आजम थे, ये तो तब हुआ था। अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, अब तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कोई बातचीत कंफर्म हुई होगी तो होगा। आप अपनी करेक्शन कर लें। पहली बात तो ये है कि अदालतें किसी वजीर आजम के अंडर नहीं होती, यहाँ पर तो अदालतें वजीर आजम को घर भेजती नहीं। दूसरी बात ये है कि कोई भी वजीर आजम किसी अदालत पर असरअंदाज नहीं हो सकता, ना हुआ। ठीक है। हाँ, वज़ीर आजम को ये गिला जरूर है कि उनको झूठे मुकदमात में जेलों में भेजा गया, उनको हर वजीर आजम को किसी न किसी तरह से निकाला गया, ये बातें होती नहीं, लेकिन कोई वजीर आजम भी अदालतों पर असरअंदाज नहीं होता। फिर बंदियाल साहब पे इल्जाम क्यों देते हैं आप? फिर खोसा साहब पे इल्जाम क्यों देते हैं आप? जो नहीं, वो सहूलतकारी करते रहे, वो उनके साथ मिले हुए थे, इनके साथ उनके जरिए मिल के, वो जाहिर है कि वो चेयरमैन पीटीआई के साथ, और उनकी तो मोहब्बत और उनकी सास की ऑडियो वीडियोस आपके सामने आ चुकी, जिसका कि जाती दफा एनआरओ देकर गए हैं बंदियाल साहब। ठीक है, वो कोई ढकी छुपी हुई बातें नहीं है। और दूसरी बात ये है कि नवाज शरीफ साहब अपने आप को कानून के सामने पेश करेंगे, जो कानून और आइन कहेगा उस पर वो मनोअन अमल करेंगे। वो ये तो नहीं कह रहे कि मैं अदालतों में पेश नहीं होऊंगा, वो ये भी नहीं कह रहे कि मैं अदालतों के फैसले को नहीं मानूंगा। हाँ, हम ये जरूर कह सकते हैं अगर किसी फैसले से हमें इख्तिलाफ होगा, हमारी होगी, हमने पहले भी जिक्र किया। मैं बहराम तंगी साहब को शामिल करता हूं ना जरा सर। जब हमें पता था कि नवाज शरीफ साहब को झूठे मुकदमात में सुनाए गई हैं, तो वो उस वक्त भी अपनी जिंदगी और मौत की कश्मकश में कोई शक नहीं जी, वो उस वक्त आए थे, वो आए थे अपनी साहबजादी के साथ, कोई शक नहीं ना, कोई शक नहीं। मैं जरा बहराम तंगी साहब को जरा शामिल कर लूं। बहराम तंगी साहब, जब आपसे गुफ्तगू करता मुझे दुख है कि आपने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का वो आज का मेरे नजर में वो जो यू टर्न है वो आपने नहीं सुना होगा। जरा पहले प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट करूंगा, पहले वो जरा सुन लें कि कल तक वो कह रहे थे कि सिर्फ एक जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है, यानी नून लीग को। आज वो कह रहे हैं मैं उसी जमात यानी नून लीग से ही लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहा हूं। जरा सुनाएं प्लीज जी। आप बताइएगा बहराम तंगी साहब, वो तो पंजाब के वाले से कह रहे हैं कि ऑन गोइंग स्कीम नहीं चलनी चाहिए, नई स्कीम नहीं बनना चाहिए। मुझे जितना याद है, विद द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, जरदारी साहब तो कहते हैं कि मेरा बरखुरदार है मोहसिन नकवी साहब, तो टेक्निकली फिर इनके बड़े भाई लगे। तो इससे बड़ी कौन लेवल प्लेइंग फील्ड होगी? पूरा का पूरा पंजाब का सूबा ही जरदारी साहब के बरखुरदार के पास है। अगर वो ये गिला करते तो इसमें हर्ज क्या है? अगर वो ये गिला करते हैं कि अगर पंजाब में ये सब चीज हो रही है तो वाई नॉट इन सिंध, वाई नॉट मतलब कि सिंध भी सूबा है, तो अगर उसने ये बातें की तो इसमें सवाल करने की तो जरूरत ही नहीं है, इसलिए कि आप बहुत समझदार हैं और आप समझ चुके हैं। मैं ये समझ रहा हूँ सलमान साहब के अभी जो कुछ हो रहा है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बिल्कुल क्लियर हैं और वो बहुत साफ बात करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। हमें इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, हमें इलेक्शन को पार्टिसिपेट करना चाहिए और तमाम जमातें जो इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं वो अपने इलेक्शन कैंपेन शुरू करें, इलेक्शन कमीशन अनाउंसमेंट करें, 90 डेज में इलेक्शन हो। किसी भी सूबे में अगर वहां डेवलपमेंटल काम हो रहे तो दूसरे सूबे में होना चाहिए। उसने तो किसी का नाम नहीं लिया, उसने तो कम्युनिटी की बात की, उसने तो प्रॉमिस की बात की, उसने जनरल मासेस की बात की। ठीक है, इससे पहले कि मैं अमार भाई आपके पास आऊँ, मैंने ये सवाल आपसे भी करना है। आपको लग रहा है बिलावल साहब बिल्कुल क्लियर है नाम ना लेने में और अपने स्टांस में, या कोई अंडरस्टैंडिंग है उनकी जरदारी साहब के साथ? मैं एक ब्रेक ले लूँ छोटी सी, अमार भाई मैं आ रहा हूँ वापस। वेलकम बैक जी। अमार भाई आप बताइएगा, बिलावल साहब बिल्कुल क्लियर है कि उनको तहरीक इंसाफ से लेवल प्लेइंग फील्ड मांगनी चाहिए, या कल तक वो कह रहे थे कि तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है? एक तो मेरा ये सवाल, दूसरा साथ ही इसके ये कर दें, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब विदाउट किसी अंडरस्टैंडिंग के मीनार पाकिस्तान सीधा पहुंच सकते हैं? जितने माहिर कवानीन से आपके ताल्लुकात हैं उनकी रोशनी में बताइएगा कि जो आप नवाज शरीफ साहब के हवाले से बात कर रहे हैं, देखिए मुस्लिम लीग नून के पास आखिरी तुर्प का पत्ता यही है कि नवाज शरीफ का बहुत शानदार इस्तकबाल किया जाए। शहबाज शरीफ के बारे में आपने सुना और मैं उससे बहुत ज़्यादा डिसएग्री करता हूं कि उन्होंने एक नारा अपनाया कि हमने सियासत को तबाह करके मुल्क को बचाया। ये एक सियासी जमात के कायद सदर को ये बयान नहीं देना चाहिए। आगे इन्होंने क्या करना है? सियासत ही करनी है ना। और सियासत कोई ऐसी चीज नहीं है कि जब मौका मिले उसको तबाह कर दिया जाए, उसको गारत कर दिया जाए। तो शहबाज शरीफ के 16 माह
इस मुल्क के अवाम पर बहुत मुश्किल गुजरे हैं। अब उनके पास ये तो जस्टिफिकेशन नहीं है कि हम इस मुल्क में चीज़ें सस्ती कर देंगे, क्योंकि लोग देख चुके हैं शहबाज शरीफ और इसहाक डार की गवर्नेंस। अब नवाज शरीफ का आना सबसे बड़ा तुर्क का पत्ता है। जो तैयारियां हैं, मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ, नवाज शरीफ साहब का खुद बड़ा इसमें इंटरेस्ट है। इसमें उन्होंने इनिशियली ज़िले के लोगों से मुलाकातें शुरू की। आपने देखा ही होगा कि 1 साल पहले कभी वो गुजरांवाला वाले की ज़िला इंतज़ामिया से मिले, अब पॉलिटिशियन से, फिर उसके बाद लिया के लोगों से, फिर सियालकोट के लोगों से, इस तरह उन्होंने मीटिंग्स की। फिर मुस्लिम लीग नून की तंजीम साजी का एक सिलसिला शुरू हुआ और वो तंजीम साजी की गई। और फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने ये भी कहा कि हर एमपीए जो है और ज़िले के लेवल के लोग, उनको लिस्टें कारकुनों की फराहम करेंगे। नवाज शरीफ साहब खुद रैंडमली किसी कारकुन को फ़ोन करके ये तस्दीक करेंगे कि ये सही है कि नहीं। अभी आज की इत्तला के मुताबिक जलसा गाह का वेन्यू तब्दील कर दिया गया है। इसको पहले उन्होंने रखा था कि ये करेंगे एयरपोर्ट पे लोग जमा होंगे। आज इनको किसी अक्लमंद ने, सियाने ने समझाया कि एयरपोर्ट पे जलसा नहीं हो सकता, जलसा तो मीनार पाकिस्तान पे होगा। और अगर लोग एयरपोर्ट पे आ जाएंगे तो वहां से आते आते मीनार पाकिस्तान तक लाहौरिये थक जाएंगे। दूसरा ये भी पता चला कि हर एमपीए की जिम्मेदारी है कम से कम 3600 लोग हर एमपीए ने लाने हैं। अगर ये आप पंजाब असेंबली के सारे एमपीएस की सीटों के नंबर से मल्टीप्लाई कराएं तो ये बहुत बड़ा नंबर बनता है। इसके अलावा आप खबरें सुनेंगे कि पेशावर से काफिला आ रहा है, बलोचिस्तान से काफिला आ रहा है, कराची से, आज़ाद कश्मीर से। तो प्लानिंग इनकी बहुत बड़े नंबर की है। मीनार मुमकिन हो पाएगा अमार भाई, मुमकिन हो पाएगा 330 के पेट्रोल पर? मुमकिन हो पाएगा इतनी महंगी चीनी के ऊपर? मुमकिन हो पाएगा? आटे का थैला इतना महंगा है उस दौरान। देखिए, जब एमपीएस को टिकट का लालच होगा ना तो बंदे तो वो ले आएंगे। ये इतना बड़ा वाकया नहीं होगा। 10 टिकट लाख फिर मीनार पाकिस्तानी तकसीम होगी। 10 लाख जो इनका दावा है, मेरा नहीं ख्याल कि 10 लाख का नंबर अचीव हो सकता है, क्योंकि आप मीडिया में, आपको पता है, जब 1 लाख होते हैं ना लोग, तो मीडिया कहता है 10 लाख। तो और 1 लाख भी बड़ी मुश्किल से होते हैं। तो मैं तो विटनेस हूँ, सारे फील्ड में जाता हूँ, इतना तो कहाँ होते हैं। बहुत बड़ा नंबर है 1 लाख भी। तो खैर, उनके इरादे मुझे जो उनकी डेली मीटिंग्स हैं उसके हवाले से पता है। दे आर वेरी एक्साइटेड, दे आर हैप्पी, एनर्जेटिक है। जो बल्कि अगर एक मैं जुमला कहूँ तो ज़्यादा दुरुस्त होगा कि शहबाज शरीफ की हुकूमत के बाद मुस्लिम लीग नून के तने मुर्दा में अगर कहीं जान डाल सकती थी, वो नवाज शरीफ की वापसी की खबर से ही डाल सकती थी। अब ये बहुत अहम सवाल है कि नवाज शरीफ चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बन सकेंगे कि नहीं, इस पर बहस हो सकती है। मैं ये समझता हूँ कि 2018 में लोगों को नवाज शरीफ के साथ मसला नहीं था। जिन लोगों ने नवाज शरीफ की हुकूमत तब्दील की, या उन्हें नवाज शरीफ बुरे नहीं लगते थे, एक मसला था, एक एक्शन था जो नवाज शरीफ का उन्हें पसंद नहीं आया था और उसकी वजह से सारा मामला हुआ था, और वो था सी पैक का। अगर किसी स्टेज पर आज भी सी पैक, और नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश है, दुनिया के हालात तब्दील हो गए, लेकिन हम सी पैक को रिवाइव कर पाएंगे, ये इतना सहल काम नहीं होगा। यहाँ पे अमेरिकन बहुत शुक्रिया अमार भाई, आपका बहुत शुक्रिया। बहरामंद तंगी साहब पीपल्स पार्टी से, उनका बहुत शुक्रिया। अली गौहर बलोच साहब, उनका बहुत शुक्रिया। लुब्बे लुबाज प्रोग्राम का यही निकला है कि नवाज शरीफ साहब चाहे जो मर्जी बयानियाँ बना लें, स्पेशली कमर जावेद बाजवा साहब के खिलाफ या जनरल फैज़ हमीद साहब के खिलाफ, ये मुमकिन नहीं है कि इस बयानिए के साथ पाकिस्तान में वो सियासत कर सके या उनकी सियासत एग्जिस्ट कर सके। उनको कुछ दूसरा बयानिया बनाना होगा। वो क्या होगा? फीडबैक में आप हमें आगाह कर दें। प्रोग्राम से सलमान हैदर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।